अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नए साल का आगाज़ बदकिस्मती से बलूचिस्तान के शहरियों के लिए एक बार फिर नाखुशगवार साबित हुआ। साल नौ के इब्तदाई दिनों में ही 11 मासूम जानें दहशत गर्दों के मज़मूम मकासद की नज़र हो गई। गो कि ये इस साल का पहला अंदोहनाक वाक़या है, लेकिन गुज़िश्ता साल का अख्ताम भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ बेहतर नहीं था। पैदर पे होने वाले वाक़यात की वजह आखिर है कि और किस तरह से इन पर फिलफौर काबू पाया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आज इस बारे में है, जबकि दूसरा टॉपिक तालीमी इदारों को मरहला वार खोलने के हवाले से। 26 नवंबर से मुअत्तल होने वाली तालीमी सरगर्मियां अब 18 जनवरी से एक बार फिर बहाल होने जा रही हैं, लेकिन मुल्क में कोरोना से जब 39 अमवात और 1895 नए केसेस रिपोर्ट हुए हों, ऐसे में ये फैसला क्या हालात के ऐन मुताबिक है, ये भी एक सवाल निशान है। और आखिर में बात पीडीएम में पैदा होने वाले इख्तलाफात के चर्चों की, जिसकी वाज़ेह तरदीद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कर चुकी हैं। वो क्या कह रहे हैं प्रोग्राम में आगे चलकर आपको सुनवाएंगे, लेकिन इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नासिर बेग साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज़कियाकार कामरान यूसुफ भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज़कियाकार जुनैर रियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सहाफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बलूचिस्तान में पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े के हवाले से। फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। पहले अगवा किया गया और फिर दहशतगर्दों की जानिब से उन पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया, जबकि ये भी बताया गया है कि 4 जो वर्कर्स हैं वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन बलूचिस्तान में, जैसे कि मैंने अपने इब्तदाई में भी कहा, कि कोई पहला वाक़या नहीं है। गो कि ये साल नौ का ज़रूर पहला वाक़या है, लेकिन इससे पहले भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 2 से 3 दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते चले आ रहे हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले इंटेलिजेंस स्पेस, अगर हम कुछ मज़ीद रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो बारहा कहा जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? कौन से ऐसे स्टेप्स हों कि जिनको लेकर हम बलूचिस्तान में बिलखुसूस दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों को नाकाम बना सकें? हमें करना क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो जो इलाके जहां से ये सीपैक गुजरता है उनको डिस्टेबलाइज किया जाएगा, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जहां पे कि इंसर्जेंसी के लिए माहौल और जो इलाका है वो बड़ा मौजूद है। दुश्वारगुजार पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे 93% जो इलाका है वो उसमें लेवीज हैं हुकूमत की। यहाँ पे ना पुलिस है ना कोई अमलदारी और मौजूद है। दुश्वारगुजार पहाड़ हैं, छुपने के रास्ते जगह मौजूद हैं, लोकल ये काम कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ पे इसको डिस्टेबलाइज करना बलूचिस्तान को वो काफ़ी आसान है। और फिर अगर आप देखिए कि अगर आपके साथ इस तरह के, जैसे भी अख्तर मैंगल है और लोग हैं जिनकी अपनी फैमिलीज इस काम पे लगी हुई हैं, वो भी शामिल हों, तो वो दोनों तरफ खेल रहे होते हैं विकेट के, कि उनको अंदर की भी खबरें हैं। ये अख्तर मैंगल वही हैं जिन्होंने दो लोग इनके इंटेलिजेंस के अगवा करके अपने घर में बंद किए रखे, और फिर जब उनको निकलवाया गया तो बहरहाल हुकूमत ने मेहरबानी करके इनको छोड़ दिया, वरना तो इन पर मुकदमा होना चाहिए था। तो ये, और फिर बहुत सारे और लोग जो कि रिलाई करते हैं अफगानों के ऊपर, जिनको इन्होंने लेके दिए हुए हैं पाकिस्तानी ID कार्ड, और उनको एज वोटर इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे जो अचकजई साहब का इलाका है तो उनका आना जाना फ्री है। सो आप जितना जी चाहे बॉर्डर की मैनेजमेंट कर लें। फिर आप अफगानियों को खुश करने के लिए आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है, हम बॉर्डर के साथ मंडियां खोल देते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट 2 थे हम आपको 6 कर देते हैं। ये सारी चीजें आज के माहौल के मुताबिक नहीं हैं। जो आपके दुश्मन, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। इस सीपैक के खिलाफ अमेरिका भी है लगा हुआ, CIA की इनको पूरी सपोर्ट हासिल है, भारत इस काम पे लगा हुआ है, और खलीजी रियासतें भी बाज हैं जिनको खतरा है कि अगर ग्वादर डेवलप कर गया तो उनका कारोबार मारा जाएगा। अब हमने डोजियर दिया था जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए जो अफगानिस्तान में, जिनको NDS और रॉ चला रही है। क्या हमने बात की अफगानिस्तान से कि जनाब हम आपके अमन के लिए तो बड़े ख्वाहिशमंद हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले अपने मुल्क में अमन लाना है, तो उसके बारे में जरा उनसे सवाल पूछा जाए और उनको कन्फ्रंट किया जाए? वो भी हमने नहीं किया। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ खासी नरम है। वो क्यों है, थोड़ी बहुत तो वजह समझ आती है, लेकिन भारसूरत जहां आपके लोग मारे जा रहे हों वहां पे एक स्टांस आपको मजबूत लेना होगा। इसके साथ साथ ये है कि जब हमें ये अंदाजा है कि बलूचिस्तान में ये चीज बढ़ रही है, तो फिर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सेटअप जो है उसको भी एक्सपेंड करने की जरूरत है। आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क, क्योंकि ये मुश्किल होता है कि इतने बड़े सूबे, इतने बड़े इलाके को आप हर चप्पे को, हर जगह को आप डिफेंड कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, वो मुश्किल होता है।
क्योंकि दहशतगर्द के लिए तो पूरा बलोचिस्तान उसके हवाले है कि वो कहीं भी नहते लोगों को देख के तो गोली चला सकता है, उन पे उनको मार सकता है। हजारे बेचारे अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं, इसलिए वो आसान टारगेट हैं, वरना ये नहीं कि वो उन्हीं पे किसी ने जाके तो दहशतगर्दी करनी है। जो आपने बलोचिस्तान जो आपने दिसंबर के आखिरी हफ्ते के वाकये का जिक्र, उसमें 7 FC के लोग मारे गए थे। बिल्कुल, हमारे फ्रंटी को एक सूबेदार साहब थे और 6 जवान थे। तो ये दहशतगर्द का मकसद सिर्फ लोगों को मारना होता है कि उसकी एक खबर बड़ी आए कि उसने 10 मार दिए, 12 मार दिए और उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाता। आप देख लीजिए कि अभी बलूचिस्तान में अनरेस्ट हो गया, हजारे एहतजाज कर रहे हैं, सड़क बंद की भी है। यही दुश्मन की जरूरत होती है, यही वो चाहता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी आए। तो ये एक इशू है जिसको गवर्नमेंट को पॉलिटिकली भी हैंडल करना है, अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी वाइज भी करना है, और इंटरनेशनल जो अजाइम है उनको समझते हुए बलूचिस्तान के इलाके की मॉनिटरिंग बेहतर करनी है। यहाँ पे ये सरदारों के हवाले किया हुआ इलाका जो है, इसको आहिस्ता आहिस्ता बी एरिया से ए एरिया में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पे हुकूमत की रेट। नासिबी चौथाई साहब, बलूचिस्तान का अमन हमारे लिए हमेशा से ही एक हसास मामला रहा है। जिस डोजियर का जिक्र अभी जनरल साहब ने किया, उसी डोजियर में ये भी कहा गया था कि दहशतगर्द CPEC को सबताश करना चाहते हैं। फिर स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, ये जानते हुए कि बलूचिस्तान हमारे लिए कितना हसास सूबा है? आज मैं बहुत बातें करते हैं, मैं हसास है, बहुत हमारा दिल है, हमारी आंखें, हमारी आंखों का नूर है, हम उसके लिए काम नहीं करते। जब उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं तो हम उसकी आंखों का टेस्ट नहीं कराते, जब टेस्ट कराते हैं तो उसका इलाज ही नहीं करते। इलाज के बहाने हम बहुत बातें करते हैं, हम कहते हैं हमने पैकेज दे दिया, हमने 400 अरब रुपए सालाना दिया, और फिर उसका हिसाब मांगते हैं फवाद चौधरी साहब कि 400 अरब रुपए माना सालाना कहाँ गया, तो वो उसका हिसाब भी मांगते हैं। तो अब वो हिसाब देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। 2 साल 2.5 साल इसको हो गए कि 1000 अरब रुपए कहाँ चले गए। अब बात रही मच की, मच नया वाक़या नहीं है, कोई नया वाक़या नहीं है, पूरा साल ये वाक़या होता रहता है। इसी तरह सड़कें जाम होती हैं, इसी तरह मैयतें सड़कों पर रखी जाती हैं, फिर इसी तरह वज़ीर आज़म के हुक्म पर कोई साहब खुद नहीं जाते, वो वज़ीर दाखिला साहब वज़ीर आज़म के हुक्म पर खुसूसी जहाज़ लेकर रवाना होते, फिर उनसे बातें करते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा, और मामला हल हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है मच का, ये बड़ा सिलेबस का वाक़या है बहुत, कि गिश्तरी का इलाका है, ये छोटा इलाका है, वहाँ कानकन रहते हैं और यह हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ ऑपरेशन हो चुका है, इस इलाके को क्लियर किया जा चुका है, इस इलाकों के पहाड़ों को क्लियर किया जा चुका है। वहाँ पर दहशतगर्द आते हैं, लोगों को ऐसे नहीं उठा के ले जाते ट्रक में, उनकी शनाख्त करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देखते हैं, सबको पहचान के अलग करते हैं, तुम इधर हो, तुम इधर हो, और फिर उनको 15 के 16 अफराद को वो पहाड़ों में ले जाते हैं और वहाँ फायरिंग स्क्वाड बनकर उन्हें गन डाउन करते हैं। इस पूरे दौरान वो मासूम लेवी कहाँ थी जो वहाँ पर तानियात थी, उसने क्या किया? अगर वहाँ सिक्योरिटी वाले थे तो वो क्या कर रहे थे? क्या वो देखते रहे सब कुछ, ये तमाशा हजाम की दुकान पे बैठकर क्या करते रहे? वो चीफ मिनिस्टर कहता है सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, तो फिर क्या हुआ? बताए ना हमको यार, कि अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं था ये, तो फिर क्या था? क्या वो पिकनिक पर आए थे? आपने उनको आने दिया था? क्या आपने उनको शनाख्ती कार्ड जारी किए कि आओ हमारे मच के गरीब लोगों को उठा के ले जाओ, मार दो, जिसको चाहो मार दो? तो सिक्योरिटी लैब्स भी था। बात क्या है, हमने अभी तक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया है। अब लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हो गए। अब ये हुकूमत है, उसको दिल से चाहती भी नहीं कि उस पर अमल हो, और वो चाहती भी ये है तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान से ताल्लुकात भी अच्छे रहें और मामलात भी अच्छे रहें। तो अब ये 2 तरफ़ा खेल नहीं चलेगा। लोग बहुत बढ़ रहे हैं। कराची में हमने एक ऑपरेशन किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर एक बार फिर से अमल करने की ज़रूरत है, उसे एक बार फिर से हाईलाइट करना होगा, उस पर काम करके ही हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, आप ही का पॉइंट, उस पर भी अमल करने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ुद अपनी हुकूमत को भी समझना चाहिए कि लोगों की दिल आज़ारी किस तरह होती है। ठीक है, कितने घंटों बाद नोटिस लिया गया इस वाक़े का, ये भी तो चले। मैं नासिबी चौथाई साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट लेकर आगे बढ़ूंगी।
जुनैरा, जिस NBC की सारी गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने कार्रवाई किस तरह से कर ली, यकीनन कि अगर इस तरह से लोगों को अगवा किया गया तो एक अरसे से फिर रैकी भी की जा रही होगी इस तमाम तर इलाके की, देखा जा रहा होगा कि कौन कानकुन है, कौन मजदूर है, फिर हुकूमती रवैया भी उन्होंने बता दिया। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब क्या ऐसा किया जाए कि बलूचिस्तान का अमन जो है वो मुतासर ना हो मजीद? बलूचिस्तान मेरे ख्याल है बहुत अरसे से पाकिस्तान की एक सॉफ्टवेयर वैली है और जो ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है ऑफ इंडिया, और अब उसमें आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, उसका हिस्सा है इसको डिस्टेबलाइज रखना, परपेचुअली ऐसे ही रखना। जिस तरीके से वो उसे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं नाउ, दैट इज़ कॉल्ड टेररिज्म। वो कोई इन्वेजन तो है नहीं कि वो अंदर आ गए और आके आपके साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी है। सो टेररिज्म इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉर। इसमें सस्टेनेबल पीस को अचीव करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर कोई ये समझता है कि वहाँ ऑपरेशन हो गया था, वहाँ पे सब क्लियर कर दिया गया था, पहाड़ों में भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कोई वहाँ कहाँ से आ गया, तो ये कांस्टेंट स्पाई वर्ल्ड है। यहाँ कांस्टेंट टेररिज्म में यही कुछ होता है, बार बार अटैक होता है, 10 दफ़ा होता है और 10 दफ़ा क्लियर कराना पड़ता है। इट इज़ नॉट एन ईजी वॉर, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट, वहाँ का जो पॉलिटिकल प्रॉन्ग है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं हो सका। अगर वहाँ डेवलपमेंट शुरू होती, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव हो और आपस में कंसिस्टेंसी के साथ काम करे हमेशा, तो वहाँ एक हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, और आपको पता है फिर कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं। सो पॉलिटिकल कैलकुलस वहाँ का स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कमज़ोर है। जब तक किसी इलाके में इस तरीके का अमन नहीं आएगा जिसके बाद हम उस पर शिफ्ट कर सकें, तब तक आप उसको पीसफुल डिक्लेयर नहीं कर सकते, एंड दैट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब वहाँ पे आर्मी ने 10 साल में जो एक काम किया है, 2 कैडेट कॉलेज बना दिए हैं, वहाँ से अब बलोचिस्तान के लोग पास आउट होकर आर्मी में कमीशन ले रहे हैं। फिर उन्होंने जो शमलान वहाँ की माइंस हैं, वो पहले माफियाज़ के पास थी, उनसे लेके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, वहाँ लेके आए हैं, कुछ टेक्निकल स्कूल्स भी बनाए हैं। लेकिन ये काम आर्मी का नहीं है, ये पॉलिटिकल सुप्रीमेसी वहाँ पे आनी होगी, एंड इफ़ नॉट सुप्रीमेसी, इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट। एक हाइब्रिड काम करना पड़ेगा। सो इसलिए इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इसको उसी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कामरान, अभी तक आपने पॉइंट सुने यहाँ पे कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, नेशनल एक्शन प्लान पर काम होना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा नरम रवैया है उसको थोड़ा सा हमें अपना ज़रा ख़त्म करना होगा। आप इन्हीं पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं या मज़ीद भी आप क्या ऐड करेंगे इसमें? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जब भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा नेशनल मीडिया भी है या जो नेशनल लीडरशिप भी है, उसमें आपको वो अर्जेंसी नज़र नहीं आती अगर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में जब दहशतगर्दी का वाक़या होता है। मतलब कम अज़ कम मुझे इत्मीनान है कि आपने आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी टॉपिक से किया, और फिर हम हर मामले को हसास कहकर उस पर बात करने से कतराते हैं। मतलब इस दहशतगर्दी के वाक़े में भी हज़ारा बिरादरी को टारगेट किया गया। हम उनका नाम भी शायद लेना ये समझते हैं कि उसका कोई और रंग चला जाएगा। मतलब यहाँ तक हमने अपनी इस चीज़ को इतना सेंसिटिव बना रखा है कि जिस तरह नासिर बेग शुक्ताई साहब ने जिक्र किया कि उनको बाकायदा तौर पर शनाख्ती परेड करके उनको सेपरेट किया गया, फिर इस तरीके से उनको एक तरीके से स्लॉटर किया गया, और ये पहला वाक़या नहीं है। दूसरी ये बात कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़रूर उसका नोटिस लिया, उनका ट्विटर पे ज़रूर एक मुज़म्मती पैगाम आया, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उनको वहाँ पर फिल फॉर जाना चाहिए था कि ज़ाहिर है जिनके प्यारे चले गए हैं वापस तो नहीं आ सकते, एटलीस्ट उनको ये एहसास तो होता कि जो मुल्क की इस वक्त क़यादत है, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, कम अज़ कम उनकी दाद रसी करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। वो हमें नज़र नहीं आता। दूसरा ये बात कि 2016 में एक दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ जिसमें कई जो वकला थे उनकी जानें चली गईं, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जिसको 1 मैन कमीशन था। जस्टिस काजी फायजीसा ने उस पर भरपूर तरीके से तहकीक की, और मैं अभी आने से पहले ही उसकी चंद जो सिफारिशात था वो पढ़ रहा था। अब उसके अंदर जो एक बड़ा एलिमेंट था कि अगर उन्होंने कहा कि ये जो 2016 का वाक़या है उसको प्रिवेंट किया जा सकता था अगर माजी में जो होने वाले वाक़यात हैं उनका प्रॉपर तरीके से एक फोरेंसिक ऑडिट किया जाता, और माजी में जो इस किस्म के वाक़यात थे उनको मंतकी अंजाम तक, यानी कि उनका ट्रायल होता, उन लोगों का उन तक पहुँचाया जाता, तो ये वाक़या ना होता जो 2016 में हुआ है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन भी वही चीज़ हमारे सामने, क्योंकि
जो इन वाकयात के पीछे लोग मुलव्विस हैं कमोबेश एक ही तरह के लोग हैं, और हमारा अलमिया ये है कि हम उस तरीके से एक दो दिन ज़रूर बहस करते हैं, बयानात ज़रूर आते हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और दूसरा जो अहम मेरे ख्याल में एक और पहलू, जिस तरह आपने जिक्र किया कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का जो मैसेकर हुआ, उसके बाद पूरा एक मुल्क में एक कंसेंसस था तमाम जमातों के दरमियान, और वो एक 20 प्लान, एक नेशनल एक्शन प्लान बना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालिया महीनों में अगर आप तस्करा करें तो उस नेशनल एक्शन प्लान का कहीं जिक्र नहीं है। वो एक बहुत जामे प्रोग्राम है, अगर आप उसको ऑन पेपर देखें, अगर उस पर मनो अमल किया जाए, क्योंकि एक मसला ये भी है कि बहुत सी ऐसी तंजीमें जो कागजों में कलदम हैं, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो वो एक्टिव है। बलूचिस्तान में भी यही आलम है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि हमारे जो बैरूनी दुश्मन हैं वो CPAC के खिलाफ हैं, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, भारत भी है, और ये हम इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका दुश्मन आपके खिलाफ एक प्लान कर रहा है तो हमारी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? क्या हम उसी को लेकर के कहते रहे क्योंकि ये इंडिया करवा रहा है तो हम चुप करके बैठे रहे? तो हमें काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आपको फिर वो नेशनल एक्शन प्लान हो, फिर इसके ऊपर कम से कम एक आपको इंटरनल कंसेंसस चाहिए जो मौजूदा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपको नजर नहीं आता। मुजम्मिल साहब, क्या होनी चाहिए फिर काउंटर स्ट्रेटजी? वही सवाल है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़ात्मे के बाद बहुत से हाई प्रोफाइल टेररिस्ट पकड़े और वो फिर रिहा भी हो गए। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने बहुत ही बड़े बड़े नाम भी पकड़े हैं और फिर उनके भागने की खबरें भी हमारे सामने आई हैं। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स का रोल बहुत इफ़ेक्टिव रहा, और उससे जो जेट ब्लैक टेररिस्ट थे जो बिल्कुल हमारे मुल्क का अमन तबाह कर रहे थे, और फिर एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्क में रोज़ दहशतगर्दी का वाक़या होता था। पंजाब में, मतलब मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में दहशतगर्दी के इतने बेतहाशा वाक़यात होते थे, पार्कों में होते थे, दाता साहब पे होते थे, माल रोड पे होते थे, सीनियर पुलिस अफसरान मरे, KP भरा हुआ था टेररिज्म से। हमने सिंध में भी, कराची में भी, लेकिन हम देखें कि KP कितना क्लियर हुआ। और मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान से ज़्यादा उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का बहुत रोल था। जितनी तेज़ी से हमने उन मुकदमात का, टेररिस्टों का फ़ैसला किया और उन्हें अंजाम तक पहुँचाया, वो एक थ्रेट बना टेररिस्ट के लिए कि पकड़े जाएंगे तो फिर फांसी है, फिर लग जाएंगे, फिर नहीं बचेंगे मिलिट्री कोर्ट से, क्योंकि आम अदालतों से तो ये बच जाते हैं ना। हमने अपना जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत किया है कि इसमें दहशतगर्दों को सजाएँ दी जा सकें, और हमने मिलिट्री कोर्ट्स भी ख़त्म कर दी। नतीजतन ये हुआ है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकामी थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। ठीक है, हमने वो एक सनसेट क्लॉज के तहत मिलिट्री कोर्ट्स रखी क्योंकि वो पैरेलल जुडिशल सिस्टम उसको समझा जाता है, और हमने कहा कि इनकी इसमें सनसेट क्लॉज होनी चाहिए और एक ख़ास किस्म के मुकदमात ही वहाँ जाने चाहिए। वो सब बहुत अच्छा था, लेकिन अभी पाकिस्तान को उनकी मज़ीद ज़रूरत थी और उनका ख़ात्मा को पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था। और मैं समझता हूँ कि आज भी जिस तरह दहशतगर्दी सर दोबारा उठा रही है, उसमें नेशनल एक्शन प्लान के साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स का रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। ये जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, जिनको हम कहते हैं कि रॉ ने फंड किया है या फलां ने किया है, आज इनको हम पकड़ भी लें तो इनको कहाँ ट्रायल करें? क्या हमारी ओपन कोर्ट्स में इनको ट्रायल किया जा सकता है? और क्या वहाँ से इनकी एग्जीक्यूशन, जुडिशली इनको एग्जीक्यूट करना, इनको सज़ा दिलाना मुमकिन है? हमारा जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत है कि हम दहशतगर्दों को सज़ाएँ दे सकें? वहाँ तो सब बरी हो जाते हैं अदम सबूत की बुनियाद पर। डैनियल पर्ल के कातलों का मुकदमा हमारे सामने मौजूद है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से हुकूमत वक्त को अपोजिशन के साथ बैठ के इदारों को दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब सोचना चाहिए, और जो रूल्स ऑफ द गेम तय हुए थे कि इस किस्म के वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे और वहीं उनकी अपीलें होंगी और उन्हें सज़ाएँ दी जाएंगी। हमें वो साल 2 साल अभी मज़ीद ज़रूरत है। बेशक सनसेट क्लॉज के साथ ही लाएँ, लेकिन उसको वापस लेके आएँ।
तो यहाँ पर बहुत से तजवीज़ जो कि पैनल की जानिब से मंजर-ए-आम पर आई हैं। और अगर मैं बात करूँ साल 2020 26 दिसंबर से लेकर 2021 का आगाज़ और 2 जनवरी का दिन, तो अब तक हम अपने 22 पाकिस्तानी जो हैं उन्हें खो चुके हैं। और यकीनी तौर पर इसमें ना सिर्फ आम शहरी शामिल हैं बल्कि हमारे फ्रंटियर कोर्स के जो जवान हैं वो भी शहीद हो चुकी हैं। ये जंग सिर्फ हमारे अवाम ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हमारे जवान जो कि सरहदों पर तैनात हैं वो भी इसमें अपनी जानें गंवा बैठे हैं। हमें दोनों की जानों का जो है वो हिसाब लेना है इन दहशतगर्दों से। लेकिन यहाँ पर कुछ तजावीज़ ये हैं कि हमारे मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो फिलफौर अमल में लाना होगा। साथ ही साथ ये कि नेशनल एक्शन प्लान को एक बार फिर से जिंदा करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि बलूचिस्तान में हमें कई अरसे से नजर रही, उसको भी बेहतर तरीके से उसमें तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रवैया नरम है उससे थोड़ा बहुत बेहतर करने की या सख्त मिजाज की तरफ जाने की ज़रूरत है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। 26 नवंबर 2020 से तालीमी सरगर्मियों का जो सिलसिला मुअत्तल था, वफाकी हुकूमत की जानिब से आज जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक 18 जनवरी से मरहलावार मतलब 3 फेजेस होंगे जिसमें ये तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल होने जा रही हैं। शफकत महमूद साहब ने इस सिलसिले में क्या फैसला किया है, क्या ऐलान सामने आया है, ज़रा सुनिए आप भी। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है और इसलिए उनकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। जी, तो ये 3 फेजेस हैं जिनमें ये फैसला सामने आया है और इसमें बताया गया कि पहले 9वीं से 12वीं जमात है, फिर उसके बाद बताया गया कि प्राइमरी और मिडिल की क्लासेस हैं और उसके बाद फिर 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही हैं। इस बार की स्ट्रेटजी पहले जो कोरोना की फेज़ आई थी उससे कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो नासिर चुगताई साहब, बच्चों के दिलों के वज़ीर-ए-आज़म ने अपना फैसला सुना दिया। ये बताइएगा आपको ये फैसला कैसे लगा, वो भी ऐसे में कि जब 39 एक दिन में अमवात रिपोर्ट हुई हैं और 1895 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं कोरोना के पिछले 24 घंटों में। 39 तो कम हुई, 105 हो चुकी हैं पिछले दिनों में, 2 हफ्ते पहले, फिर 75 भी हुई हैं और फिर आपने टेस्ट कम कर दिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परसों एक टेस्ट किया आपने 43,000 का, उसके बाद से फिर आप 39 पे 35 पर आ गए। तो वो भी हो रहा है, वो ठीक है, एक टैक्टिस होती है ये कम दिखाने की मरीज़ों को। लेकिन ये जो मसला है ना स्कूलों वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये पिछली बार भी स्कूल इसी तरह खोलने की कोशिश की गई थी, इस बार भी। और मैं सोचता हूँ कोई हर्ज नहीं है जब आपके बाज़ार खुले हुए हैं, जब आपकी मंडियाँ खुली हुई हैं, जब आपके तमाम शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, जब आप 10 बजे के बहाने 12 बजे तक शादी हॉल्स में बैठे हुए हैं और शादी हॉल्स में कोई एग्ज़िट भी नहीं है ऊपर हवा की, तो फिर तो स्कूल है ना, वहाँ लोग बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं, उनको भी खुलना चाहिए। उन्होंने क्या कसूर किया? तो जब सब कुछ खुला हुआ है तो स्कूल बंद क्यों रहे? एक धब्बा हमारे ऊपर कि हमने स्कूल बंद किया हुआ है, क्योंकि स्कूल क्यों बंद रहे? हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में स्कूल अब तक बंद हैं, 2 साल होने को आ रहा है, 1.5 साल होने को आ रहा है, कोई मसला नहीं वहाँ पर। हमारे यहाँ मसला है, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले बहुत चिल्लाते रहते हैं। उन्होंने तजवीज़ ये रखी है, बड़ी अच्छी तजवीज़ है उनकी, कि स्कूलों को 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए और रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ की जाए। एक तजवीज़ मैं रखता हूँ, स्कूल खोल दें आप, 1 साल की ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दें आप, पब्लिक की, आम आदमी की, कम से कम छोटे स्कूल जिनकी तनख्वाहें 10-15 हज़ार, जिनकी फ़ीस 5 से 10 हज़ार रुपये है, वो ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दें, इनकी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ कर दी जाए आपकी। स्कूल खोल दी जाए। स्कूल खोलने में कोई हर्ज नहीं है, जब सब कुछ खुला है तो स्कूल क्यों नहीं खुलेंगे? कामरान, जो नासिर चौथाई साहब कह रहे हैं, कुछ इसी बात का इजहार मुराद राज साहब ने भी किया था कि जब स्कूल्स बंद हैं वहाँ पर बच्चे नहीं आ सकते तो फिर शॉपिंग मॉल्स में भी ना जाएं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन स्कूल्स बंद होने के बावजूद हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं देखी कि बच्चे जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स या डाइन आउट करने के लिए अपने घर वालों के साथ बाहर ना बैठ रहे हैं। बहरहाल फैसला हो चुका, दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखिए, फिर तो ये जो गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है ना कि वो जो पीडीएम को भी मना करती है कि आप जलसे जुलूस ना करें, तो फिर तो वो आर्ग्यूमेंट भी ख़त्म हो जाता है। और डॉक्टर मुराद रास ने ये भी कहा है
कि ये जो फैसला लिया गया है इसका ये मतलब नहीं है कि जो केसेस हैं उनमें कमी वाक़ हुई है तो इसलिए लिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि बच्चों की जो तालीम है उसमें हर्ज हो रहा था। तो इसमें तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। इस तरह डॉक्टर फैसल ने ये बात कही कि अगर वो डाटा देखें, जो डाटा उन्होंने निकाला है कि जब ये स्कूल बंद किए गए थे तो डाटा कम से कम ये शो करता है कि उसकी वजह से जो कोरोना का स्प्रेड है वो डिले हुआ है। ये वो उनके अपने अल्फाज हैं। तो इसका मतलब है कि स्कूल बंद करने से आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ। अब मेरे लिए थोड़ा सा ये हैरान कुन फैसला इसलिए था क्योंकि मुझे ये लगता था कि ज़ाहिर है कि स्कूल किसी न किसी वक्त तालीमी इदारे खोलने तो हैं, क्योंकि हुकूमत के ऊपर जो प्राइवेट स्कूल्स वाले थे उनका बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें नुकसान हो रहा है। वो तो कह रहे थे कि आप 11 को ही तमाम तालीमी इदारे खोलें। लेकिन मुझे इसलिए थोड़ा हैरान कुन लगा कि शायद हुकूमत थोड़ा इंतज़ार करेगी, क्योंकि हुकूमत के अपने ये असेसमेंट है कि ये दिसंबर और कम से कम जो जनवरी का महीना है और इवन के फर्स्ट 2 वीक्स आप कह लें फरवरी के ज़ाहिर है कि सर्दी होती है यहाँ पे, तो ये शायद एक सेकंड वेव की भी पीक होगी। तो कम से कम ये इंतज़ार कर सकते थे कि वो पीक गुजर जाए, क्योंकि अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं, पीडीएम वाले जलसे कर रहे हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर हम किसी जगह पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं उसको भी आप छोड़ दें। और वैसे भी जब ये स्कूल पहले भी ओपन हुए थे, वो स्कूल भी बराए नाम ही ओपन हुए थे कि ऑल्टरनेट डेज पे मैंने ये खुद विटनेस किया कि बहुत से पेरेंट्स तो वैसे ही रिलक्टेंट थे। आपने आधी जो स्ट्रेंथ है वो भेजनी थी और मुतबादिल दिनों में आपने जाना था, तो 2 दिन आप या 3 दिन स्कूल जा रहे हैं तो वो मोमेंटम तो बच्चों का वैसे ही नहीं बन रहा था। तो शायद यहाँ पर बेहतर यही होता कि ये जो सेकंड वेव है इसकी पीक गुजरने का इंतजार कर लिया जाता और उसके बाद फिर 2-3 हफ्तों की बात थी। ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे ही हो रही थी, तो उसके बाद मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी कुछ वक्त के लिए फैसला मौखर कर देते, बिल्कुल देख लेते कि जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में क्या रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल, और मौखर किया जा सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जगहों पे मार्केट्स और सब कुछ खुला है तो आप ये है कि स्कूल्स को भी खुला रखें, क्योंकि शायद बच्चे क्योंकि उस तरह से तो उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। लेकिन जाहिर है कि जब वो बाहर जाते हैं, स्कूल्स में जाएंगे तो हर किसी के घर में पेरेंट्स मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, तो जाहिर है कि उनकी वजह से उनको ये खतरा लाक हो सकता है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने जल्दी की, उजलत में ले लिया फैसला। ठीक है जनरल साहब, एक तरफ हम ये कहते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे हम ये भी कहते हैं कि वैक्सीन आने के बावजूद हमें इस खतरे के साथ रहना, इस बीमारी के साथ रहना सीखना होगा। फिर किस तरह से देखना आप इस फैसले को? देखिए, बात यह है कि खतरा टला नहीं और ये भी कोई नहीं कह सकता कि कब तक टल जाएगा। लिहाजा ये कहना कि हफ्ते बाद फिर स्कूल खोल दें या 10 दिन बाद खोल दिए जाते, एक अजम्पशन है। हो सकता है कि दुरुस्त हो और ये भी हो सकता है कि वो ठीक ना हो और उस वक्त भी आपको यही मसाइल हो जो आज नजर आते हैं। फिलहाल तो वो एक कांस्टेंट से जा रहा है कि रोजाना आपको एक सर्टेन फिगर मिल रही है जो कि नए इन्फेक्शंस हैं और डेथ्स हो रही हैं। मेरा अपना अंदाजा है कि हम जहां भी पहले भी जो कुछ किया है वो यही है कि एहतियाती तदाबीर हमने बेहतर रखी। अगर स्कूलों में एहतियाती तदाबीर लोग रखेंगे, उनको उनके सैनिटाइज कराएंगे, उनके हाथों को भी मास्क पहनेंगे, स्कूल अगर ये इन्फोर्स करेंगे तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पे हिफाजत रहेगी और काम भी चलता रहेगा। तो असल चीज यही है कि एहतियात, अगर वो स्कूलों को चेक किया जाए। पहले भी आपने जब स्कूल कॉलेज हमने खोले थे तो उस वक्त यही हुआ था कि जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में 2-3 वाकयात का पता लगा कि वहां पे किसी को इन्फेक्शन हुई है तो वो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया जाता। तो अब भी ये सिस्टम रखना चाहिए ताकि ये स्कूल कॉलेज जो बंद होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास हो कि उन्होंने चेक सिस्टम ने अपना ठीक रखा। तो मेरा ख्याल है एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए। बाकी तो मजबूरी है, आपने स्कूल खोलने थी। ये मार्च और अप्रैल में इम्तिहान है बच्चों के और ऑनलाइन स्टडी जो है जून में मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, मई जून में ही कर दे, तब भी 1 महीने तो बच्चों को चाहिए कि वो जाके पढ़ाए वहां पे। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। ऑनलाइन स्टडी जो है वो खासी उसमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं है ना बच्चे के ऊपर, तो नेचुरली वो उस तरह फायदा नहीं उठा रहा बच्चा तालीम से। ठीक है, मतलब आप किसी हद तक दुरुस्त समझ रहे हैं इस फैसले को। जुनेरा, आपके नज़दीक ये फैसला किस तरह का है? क्योंकि वर्चुअल क्लासेस भी दी जा रही हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बट उस तरह से वो इफेक्टिव नहीं है कि जो निसाब आप स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर हासिल कर सकते हैं।
देखिए, अगर 7.2 से परसेंटेज 7.2 थी और आपका स्प्रेड उससे 5.1 पे आया है, तो इसका मतलब है कि जो भी थोड़ी बहुत आपने एहतियात की है और सख्ती की है, उसकी वजह से ये स्प्रेड कंट्रोल में आया है। अब स्प्रेड को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप ये समझते हैं कि इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट, तो ये आपकी अकल पे मैं बात छोड़ दूंगी। मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि इफ़ दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट द डेटा देन इट इज़ अप टू यू। होना तो ये चाहिए था कि अगर कंट्रोल हुआ है तो इसको मजीद कंटेन करने के लिए इन्हीं स्ट्रैटेजीज को आगे लेके चलते। जहां तक रह गई बात कि शादियां भी तो हो रही हैं और ये सब कुछ भी हो रहा है, तो फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फिर लेट्स लीव इट टू पीपल, लोग जो करना चाहते हैं कर ले, या तो ये डिक्लेयर कर दें, आप साफ कह दें। अगर ऐसा नहीं है तो आपके रेट, आपकी पॉलिसी ना होने के बराबर जो है वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी अगर कुछ होता है। SOPs का जहां तक ताल्लुक है, स्कूल्स में या मॉल्स में कहीं भी जो लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है, वो जाके किसको बताते हैं? उसका आगे से क्या, कौन सा ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जिस पे उस बंदे का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा इससे कौन कौन मिला था? हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दिस स्प्रेड अगर एक दफ़ा खुल गया तो? और बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बहुत ताकतवर नहीं होता है, वो डेवलपमेंटल फेज़ में होते हैं, हर चीज़ की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकत की। सो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। बट एट द सेम टाइम UK में Tier 4 लग चुका है, उसके बावजूद बोरिस जॉनसन एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप स्कूल भेजें बच्चों को। तो इस वक्त एक पैंडेमिक ने ना, मेरा ख्याल है सारी गवर्नमेंट्स को इस तरह चैलेंज किया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग उनसे हो नहीं सक रही है। बट बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी पॉलिसी को WHO भी फॉलो कर रहा है, तो फिर जो पॉलिसीज अभी तक आपने अपनाई रखी हैं कम से कम उनको तो कंटिन्यू करें। सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस कि आपने चाहे अंडर प्रेशर आके या जैसे भी आप स्कूल खोलना शुरू हो जाएं। मुज़म्मिल साहब, नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार हुकूमत का होना चाहिए कि वो कोरोना को से निपटने के लिए जो भी हिकमत अमली बनाए और हमें उस हिकमत अमली को फॉलो करना चाहिए। इसे रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं और यही महज़ब माशरों का तरीक़ाकार भी है। हर बात पर हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद दुरुस्त भी नहीं। मैं समझता हूँ पहले फ़ेज़ में कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी तक अगर दूसरा फ़ेज़ भी हम देखें तो इस दूसरे फेज़ में भी अब दुनिया के दीगर ममालिक से तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। तो कहीं ना कहीं तो हुकूमत की काविशें इसमें है ना, मोजज़ा भी हुआ है तो हुकूमत ने ही किया है ना। ये मोजज़ा कोई PDM ने तो किया नहीं है, मोजज़ा भी हुकूमत ने ही किया है, NCOC ने ही किया है। तो जहाँ हम इतनी तनकीद करते हैं हुकूमत पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड में तो उनको फुल मार्क्स देने चाहिए। और जो भी वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद कर रहे हैं, किसी जगह लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी डिवाइस की है गवर्नमेंट ने इस कोविड से निपटने के लिए, हमें उनके गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ लड़ के उनसे मज़ाहमत करके कोई हम कोविड को शिकस्त नहीं दे सकते कि हम कहें कि हम गवर्नमेंट को डिफाई करके और कहें कि जी गवर्नमेंट को नहीं मानते तो हम कोरोना को शिकस्त दे देंगे। बल्कि ऐसा करके हम कोरोना की मदद करेंगे, कोविड-19 की मदद करेंगे और उसको फैलने में मदद देंगे। मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट SOPs बनाए, जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाए, जो लॉज बनाए, जो तरीक़ाकार बनाए, हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी कहे उसको फॉलो करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान का मुफाद है। और मैं कम से कम इतनी बड़ी वबा के ऊपर ना सियासत के हक़ में हूँ, ना मैं इस बात के हक़ में हूँ कि उस पर हर बंदा इंटेलेक्चुअल बन के अपना अपना कह के ऐसे नहीं ऐसे कर लें। लेट द गवर्नमेंट डू इट। वहाँ बेहतरीन लोग बैठे हैं जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, थिंक टैंक्स भी बैठे हैं, बनानी है और किस तरह से गवर्नमेंट करना है और उसको फॉलो करना चाहिए। एक करेक्शन, अगर वो जुनैरा ने कहा कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, मैं वो ठीक कह रही है। मैं कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जो डाटा जो इंटरनेशनल शो कर रहा है कि यंगर पॉपुलेशन को अगर बच्चों में कोरोना होता भी है तो वो जो बड़ों की बनस्बत उनके लिए उतना लीथल नहीं है। लेकिन बच्चे ऑब्वियसली कैरियर ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जब स्कूल में जाएंगे, अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने घर में आएंगे, बाहर खेलने जाएंगे, तो वो उस लिहाज से वो एक स्प्रेड का वो बन सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात चलें, कंक्लूड करते वक्त मैं ज़रूर ये बात भी ऐड करूंगी कि कोरोना, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ये तो नहीं कह रही ना, गवर्नमेंट ये तो नहीं कह रही कि आप बच्चों को जो है खेलने के लिए भी भेज दें, गवर्नमेंट को शॉपिंग मॉल्स पे भी ले जाएं, गवर्नमेंट को बच्चों को पार्टीज़ पे भी ले जाएं। अब अगर स्कूल कौम को पढ़ाना भी तो है ना, साल ज़ाया हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, घरों में पढ़ने का कल्चर ख़त्म हो रहा है,
तो मैं समझता हूँ ठीक है, जहाँ इतना कुछ चल रहा है स्कूल भी चलने चाहिए। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आबो हवा के हवाले से कोरोना जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज हो रहा है। फिर कहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों पर ज़्यादा इफेक्टिव है कोरोना। जिसमें कि बरताने की बात की नासिर चुगताई साहब ने, वहाँ पर 4th टियर जो है वो पीक पर है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो हुकूमत है वो ये फैसला कर चुकी है कि स्कूल्स खुले जाएंगे और बच्चों को आने का कहा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने पहले फेज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, WHO खुद इसका मोतरफ है। लिहाजा हमें इस सेकंड फेज में भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर एतमाद करने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी आफत है जिसके अभी तक कोई हल निकलकर सामने नहीं आया कि हम ये कह लें कि हाँ फलाने मुल्क ने फलाने तरीके से बेहतर तरीके से काम किया, जबकि पाक को इस सिलसिले में सराहा गया है। तो मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ऐसे बात कर लेते हैं पीडीएम में पढ़ने वाली फूड के हवाले से, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो कह रहे हैं कि एक सफ़ेद छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक कोशिश की जा रही है कि मन घड़त खबरों को फैलाकर ये बताया जाए कि पीडीएम में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। मौलाना क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए उन्हीं की ज़बान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये एक कौमी तहरीक है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आज इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद है। चंद दिन पहले पीडीएम का सरबराही इजलास था और पूरी हुकूमत और हुकूमत के तमाम ऐवानों में इस बात का इंतजार हो रहा था शायद पीडीएम में इख्तलाफ होगा, पीडीएम टूट जाएगा। लेकिन जब हमने फैसले किए और एक आवाज के साथ हम बाहर निकले तो जैसे उनके घरों में मातम बिछ गया। चंद दिन पहले पीडीएम का इजलास था और जब उस इजलास की सरबराही की जा रही थी तो गवर्नमेंट में ये एक खुशफहमी पाई जा रही थी कि शायद पीडीएम में इख्तलाफ पैदा हो चुका है। ज़ुनैरा, आपकी तरफ आऊँगी, ये वही पीडीएम का इजलास है जिसमें बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब खुद शरीक नहीं हुए थे, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए वो मुखातिब हुए थे। जरदारी साहब ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास जो था वो उसमें शिरकत इख्तियार की थी। फिर मौलाना सही कह रहे हैं? देखिए, अगर तो मौलाना को या पीडीएम को अभी ये ज़रूरत पेश आ गई है कि वो रैलीज़ को एंटी इज़राइल और कश्मीर बचाओ रैलीज़ का नाम दें, तो दिस इज़ गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनके पास और कुछ सेलिंग पॉइंट रह नहीं गया। मैं तो शुरू दिन से समझती हूँ कि पीडीएम ने कोई ऐसा मोमेंटम गेन नहीं किया था, बिकॉज कोई सेंट्रल मुतहर्रिक इस तहरीक का मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ये पहले कह रहे थे हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फिर उससे ये किसी और नैरेटिव पे चले गए, फिर उसके बाद अपने केसेस पे आ गए, उसके बाद इसराइल के साथ लॉबिंग हो रही है उस पे आ गए। तो अभी तक जिस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन में चल रहे हैं उससे इनका मोमेंटम बिल्ड ही नहीं हो सका। और अब अगर ये इस तरह की रैलीज, और कश्मीर कमेटी के खुद हेड रहे हैं, ये 1988 से इन्होंने कितना सर्व किया कश्मीर कॉज को, वो भी somebody would like to enlighten me, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अगर ये इस पॉइंट पे आ गए हैं तो ये इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, दुरानी साहब और निसार चौधरी निसार जैसे कैरेक्टर्स को अगर अंदर आने का मौका मिल गया, रिंग में वो दाखिल हो गए हैं, तो आपको पता है फिर ट्रैक 2 तो फिर फुली इन प्लेस है, बातचीत हो रही है। हाँ, गवर्नमेंट ये कहती रहेगी एंड तक कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। ये लोग भी इसी तरह शोर मचाते रहेंगे, लेकिन सबको पता है कि बातचीत तो हो रही है। शहबाज शरीफ बाहर आने को तैयार नहीं है, वो अंदर से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर कि क्या हो रहा है। दुरानी साहब का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगी ज़रा मुजम्मिल साहब इस पर रोशनी डाल दें और साथ मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। ये फैसला ये जो कहा गया मौलाना साहब की जानिब से, आप समझ रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई फूट नहीं है? लेकिन पीडीएम उतना ही मुत्तहिद है जितना हुकूमती इत्तेहाद मुत्तहिद है। अच्छा। और इत्तेहाद ऐसे ही मुत्तहिद होते हैं। पीडीएम के अंदर सियासी जमातों में उतने ही इख्तलाफ हैं जितने पीटीआई और काफ लीग के दरमियान हैं, जितने पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान हैं, जितने पीटीआई और जीडीए के दरमियान हैं।
उतने ही मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, नून लीग और फजलुर रहमान के दरमियान है। लिहाजा ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है पॉलिटिक्स जो है। इसमें ये तो नहीं हो सकता कि आप एक इत्तेहाद के ऊपर तो बहुत बात करते रहें और दूसरे इत्तेहाद की तरफ से आप बिल्कुल बात करना छोड़ दें। हम दोनों इत्तेहादों को यकसां चलते देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। एक इत्तेहाद ने अपने इख्तलाफात के बावजूद एक मजबूत हुकूमत और मजबूत वज़ीर-ए-आज़म दिया हुआ है, और दूसरे इत्तेहाद ने अपने इख्तलाफात के बावजूद एक मजबूत अपोजिशन दी हुई है। और यही सियासत का हुस्न है कि इसमें इख्तलाफ और इत्तफाक साथ साथ चलता है, और सियासत को इसीलिए मुमकिनात कहा जाता है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे हमने तो जितने इत्तेहाद देखे हैं वो ऐसे ही देखे हैं। कभी इत्तेहादों में इत्तेहाद कोई इश्क थोड़ी होता है जिसमें जीने मरने की इकट्ठी कस्में खा ली जाती हैं और एक दूसरे के लिए जान दे दी जाती है। ये कोई इश्क या कहानियाँ तो नहीं होती हैं, ये सियासी इत्तेहाद होते हैं और इनमें सियासत हो रही होती है और इन्हें सियासी तरह देखें ना। आज बिलावल की जो गालियाँ हैं वो भी फूल लगती हैं हुकूमत को, जब वो कहते हैं करप्ट और सिलेक्टेड हुकूमत और साथ कहते हैं कि मैं पार्लियामान में बात करूंगा, तो उनका ये जुमला हुकूमत को गालियाँ नहीं फूल लगता है। चले पॉइंट लगता है उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स है। मैं दुरानी साहब पे बात करना चाहता हूँ। मैं दुरानी साहब पे आपने सवाल किया, तो दुरानी साहब ने वाजे किया है अपने इंटरव्यूज़ में वादे किया है कि वो ना हुकूमत की तरफ से किसी के साथ ट्रैक टू कर रहे हैं, ना किसी साथ में, वो सल्तनत और रियासत की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि वो सल्तनत और रियासत की तरफ से बात कर रहे हैं, तो हमें भाम में रहने की क्या जरूरत है? जनरल साहब, सियासी इश्क की बात की मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने। मंजिल तो एक ही है इन सियासी जमातों की, फिर यहाँ पर इख्तलाफात क्यों? देखिए, इख्तलाफात थे, लेकिन मौलाना ने अपना स्टांस बदला तो इख्तलाफात तकरीबन खत्म हो गए। इख्तलाफात थे कि हम इस्तीफे देंगे, पीपल्स पार्टी नहीं तैयार थी। इख्तलाफात थे कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार थी। सब ने मान लिया तो इख्तलाफात खत्म हो गए। हुकूमत को उतना ही खतरा कम हो गया। जब आप सिस्टम का हिस्सा बन गए और आपने कहा जी इख्तलाफात खत्म हो गए, तो एक्चुअली आपने एक कंप्रोमाइज किया है। इख्तलाफ को खत्म करने के लिए आप अपने असल मकसद से हटे हैं। तो आप पसपाई कह सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ खत्म हो गया। पसपाई जरूर हुई है, क्योंकि जो अग्रेसिव स्टांस था, जो सारी हर तरफ एक डिनायल और हर तरफ एक बाइकआउट, वो चीज खत्म हो चुकी है। और अब आप एक सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं, उसके साथ बैठ के उसी को इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आप सेनेट के भी और जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उसमें भी इस्तीफे भी आपने बगलों में रख ली हैं अपनी, तो इख्तलाफ खत्म हो गया। लेकिन यह है कि स्टांस आपका बदल चुका है और पसपाई आ गई है, लिहाजा आप सिस्टम के साथ हैं भी, ठीक है। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मकसद बदल गया है लेकिन पीडीएम वहीं की वहीं है। नासिर चुगताई साहब, मतलब पीडीएम में इत्तेहाद तो मौजूद है ना, जब इख्तलाफात तो थे, पॉइंट आ गया। तो इख्तलाफ तो दूर इसी तरह होने थे कि गिव एंड टेक में किसी ने तो अपना स्टांस छोड़ना था। जो मौलाना ने स्टांस छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से इख्तलाफ खत्म हो गया। एनबीसी, मुजम्मिल की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हुकूमती इत्तेहाद में भी इख्तलाफ है और पीडीएम में भी इख्तलाफ है, लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि अगर हुकूमती इत्तेहाद टूटा तो हुकूमत गिर जाएगी। अगर पीडीएम टूटी तो कुछ नहीं होगा, सब अपनी अपनी पार्टियों में चलाएंगे वापस। लेकिन अगर एमक्यूएम और ये बाप वाप, जो नाम निहात बाप है, ये अलग हो गया, पता नहीं किसने बाप बना दिया, तो वो फिर हुकूमत चली जाएगी अपने घर ठंडे पेटों, बिल्कुल कोई रुक नहीं पाएगा उनको। और वो जब जाएंगे जब उनसे कहा जाएगा, ठीक है, कि भाई अब आप हट जाओ पीछे। दूसरी बात ये पीडीएम में इख्तिलाफ, वाज़ेह तौर पर आपका कमेंट आ गया, आज के लिए कॉर्पोरेट कीजिए प्लीज। कामरान, मेरे ख्याल में ये देखने का अंदाज़ है कि आप जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ अप्रोच को क्या कहते हैं। हुकूमत तो यही कहेगी कि पीडीएम के अंदर फूट पड़ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से फूट पड़ गई है या पीडीएम ख़त्म होने जा रही है। और ये लोगों का कहना कि ठीक है मोमेंटम नहीं है और मामलात सारे ठीक चल रहे हैं, ये भी शायद गवर्नमेंट अगर इस तरह से सोच रही है तो ये भी उनकी कंप्लेसेंसी होगी, ओवर कॉन्फिडेंस होगा। ये ज़रूर क्राइसिस है। और द फैक्ट कि अगर वो ट्रैक टू कहें, बैक चैनल कहें, अगर कहीं ना कहीं बात हो रही है तो किसी ना किसी को
पीडीएम से ज़रूर थ्रेट है। और अगर आप 2-3 रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो सरबराह इजलास हुआ, जिस तरीके की उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर बहुत सख्त बातें की और जो कहा कि इस्लामाबाद के बजाय वो रावलपिंडी में भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, तो ये वो तमाम बातें हैं जिसको आप लाइट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट अगर समझती है कि नहीं जी ये पीडीएम पीपल्स पार्टी की वजह से खत्म हो गई है, तो ठीक है, उनको प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट करने दें। ठीक है, एटलीस्ट आई डोंट सी कि पीडीएम अभी खत्म हुई है। ठीक है, तो सवाल ये था कि पीडीएम में इख्तलाफात की कहानियां झूठ हैं या नहीं है, इसमें मौलाना का जो बयान है वो किसी हद तक दुरुस्त है या नहीं। तो कंसेंसस कुछ इस तरह से है कि हमारे 3 तज्ज़ियाकार इस बात पर मुतफिक हैं कि मौलाना साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन नासिर ने फरमाया कि अगर कोई इत्तेहाद टूटता है और उसका नुकसान हो सकता है तो वो पीडीएम के इत्तेहाद पर टूटने पर नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है उससे नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट को ही हो सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।